नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपन जो क्लास चल रही है वो सुबह के समय पाश्चात्य काव्य शास्त्र की है और शाम को अपनी व्याकरण शास्त्र की है। तो उसमें जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अपना प्लेटो और अरस्तु दो दो कक्षाओं में पूर्ण हो चुके हैं और आज अपना लोजानिस पढ़ते हैं और इसके बाद में मनोविश्लेषणवाद है और फिर ये तीन ही टॉपिक है अपने फर्स्ट ग्रेड में। बाकी जो टॉपिक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के वो कॉलेज लेक्चरार के हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही और ज़्यादा समय खराब न करते हुए लोजाइनस पढ़ते हैं। और लोजाइनस का पता आपको, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पेरी इप्सुस। पेरी इप्सुस करती में लोजाइनस ने अपना सिद्धांत उदात या वहाँ उदार सिद्धांत की बात है, उदात दिया। तो पेरी इप्सुस पुस्तक में लोजाइनस ने अपना उदार सिद्धांत दिया। पेरी इप्सुस ग्रीक भाषा का शब्द है। पेरी इप्सुस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे हिंदी में उदात वे अंग्रेजी में सबलाइम कहा जाता है। सबलाइम आधा होता होगा, तो लिख लो तो हिंदी के नाम ऐसे सबलाइम कहा जाता है। वर्षों तक अंधकार के गर्त में पड़ी रही। 1556, कभी कहीं 54 में मिलता है, वैसे ज्यादा मान्यता 56 को है। 1556 में पहली बार प्रकाशन में आई। कौन सी पुस्तक? पेरी इप्सुस पुस्तक। वर्षों तक अंधकार के गर्त में पड़ी रही, 1556 में पहली बार प्रकाशन में आई है। पेरी इप्सुस ग्रीक भाषा का शब्द है जिससे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, उदात, और अंग्रेजी में सबलाइम कहा जाता है। और इसका अनेक भाषाओं में अनेक नामों से अनुवाद हुआ। इसका, जैसे सबलाइम तो हो गया, आर्ट ऑफ सबलाइम, पहले ओन द सबलाइम, आर्ट ऑफ द सबलाइम, सबलाइम, ओन द सबलाइम, आर्ट ऑफ द सबलाइम, हाइट ऑफ इलोवेक्स, वाणी की पराकाष्ठा, और एक है लाफ्टिनेंस ऑफ लॉन्गिस एलिगेंस ऑफ स्पीच, यानी स्पीच। तो एक है इसका लाफ्टिनेंस ऑफ एलिगेंस ऑफ स्पीच। अनेक नामों से इसका अनुवाद हुआ।
अनेक नामों से लोंगिनिस के इस पुस्तक का अनुवाद हुआ। पेरी इप्सुस पुस्तक है में शैली उत्तम पुरुष में लिखी गई है। किस शैली में शैली में लिखी गई है। एक है प्रोफेसर रीज रॉबर्ट्स, प्रोफेसर रीज रॉबर्ट्स, इन्होंने लिखा था आर्ट ऑफ द सप्लाइम, लोंगिनुस ऑन द सप्लाइम, लोंगिनुस ऑन द सप्लाइम। और यह लोंजाइनस की पेरी इप्सुस की प्रमाणिक समीक्षा मानी गई। सर्वाधिक प्रमाणिक समीक्षा प्रोफेसर रीज ने जो लोंगिनुस ऑन द सब्लाइम लिखा, यह मानी जाती है। रॉबर्ट तेलो को विद्वान है, रॉबर्ट तेलो या फिर रॉबर्ट तेलो मानो, रॉबर्ट तेलो इस विद्वान ने 1554-56 मानो, वैसे ज्यादा 56 प्रथम रीता में 56 में इस पुस्तक की खोज की। वर्षों तक अंधकार के गर्त में पड़ी रही। फिर कोई रॉबर्ट तेलो नामक विद्वान थे, इन्होंने 54 में इस पुस्तक की खोज की। कौन सी? पेरी इप्सुस पुस्तक की खोज की। प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, ये शास्त्रवादी विचारक है। शास्त्रवादी विचारक कहो या कवि को ही की बात है। शास्त्रवादी विचारक या कवि है। लोंजाइनस पहली सदी और कहीं कहीं तीसरी सदी का माना जाता है, लेकिन आप लोगों को प्रथम वरीयता पहली सदी को ही देना है। तो कुछ विचारकों या कुछ विद्वान लोंजाइनस उर्फ लोंगिनुस है। तीसरी सदी ईसा पूर्व सीरियन राज्य रोम संरक्षित साइट
तो ईसा पूर्व रोम संरक्षित है, रोम संरक्षित है, रोम संरक्षित है, रोम संरक्षित है, सीरियन राज्य, पालमीरा की महारानी, पालमीरा की महारानी जेनोबिया, जेनोबिया का प्रसिद्ध मंत्री या वीर मानो, वीर मानते हैं, जिन्होंने महारानी जेनोबिया के हित में अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन प्रोफेसर लिखोगे इसको, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में लिखेंगे, लेकिन जो प्रोफेसर रीज रॉबर्ट्स है वो इनको पहली सदी ईसा पूर्व का मानते हैं। लेकिन प्रोफेसर रीज के अनुसार पेरी इप्सुस का रचयिता कोई मंत्री या वीर नहीं था, वो तो पहली सदी ईसा पूर्व में निवास करने वाले दियोनीसियुस लोंगिनिस था। किसको मानते हैं? दियोनीसियुस लोंगिनिस था। महारानी जेनोबिया का मंत्री तो ये केसियस लोंगिनस को मानते हैं। केसियस लोंगिनस था। तो ये कहते हैं प्रोफेसर रीज के अनुसार कि पेरी इप्सुस का रचयिता कोई मंत्री या वीर नहीं था, वो तो पहली सदी ईसा पूर्व में निवास करने वाले दियोनीसियुस लोंगिनस थे। कौन थे? दियोनीसियुस लोंगिनस था। महारानी जेनोबिया का मंत्री, जिसे आप लोग प्रसिद्ध वीर कहते हो, वो तो केसियस लोंगिनस था। कौन था वो? केसियस लोंगिनस था, जो तीसरी सदी में ईसा पूर्व में निवास करता था। ये कहते हैं प्रोफेसर रीज रॉबर्ट्स के अनुसार। इसके बाद में आगे लिखेंगे, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। पेरी इप्सुस के रचयिता पेरी इप्सुस के रचयिता कौन है? एक ऐसे ग्रीक साहित्यकार है, एक ऐसे ग्रीक साहित्यकार है जहां ग्रीक देश की प्राचीन संस्कृति और
गौरवपूर्ण इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास चमत्कार थे, चमत्कार थे, चमत्कार थे। पेरी इप्सुस के अंतिम 44वें अध्याय में पेरी इप्सुस के अंतिम 44वें अध्याय में लोंगिनस ने इस बात पर दुख प्रकट किया है, प्रकट करते हुए कहा है कि महान प्रतिभा के धनी अब क्यों पैदा नहीं होते। यहाँ स्वयं उत्तर देते हुए स्वयं उत्तर देते हुए तत्कालीन समय की धनाशक्ति, विषयाशक्ति को कारण माना। क्या है कारण है? तत्कालीन युग की धनाशक्ति और विषयाशक्ति इसका कारण है को माना। और उदात के साहित्य का यानी उदात साहित्य का पतन का प्रमुख कारण यही हुआ, विषयाशक्ति को कारण माना। और उदात साहित्य के पतन का कारण भी यही है मुख्य उत्तरदायी कारण यही है। जल्दी से आप लोग नोट करो लोंगिनस। इसके बाद में जल्दी देखो, लोंगिनस बहुत बड़ा है, लोंजानस बहुत बड़ा है, कम से कम 3 क्लास लगेगी इसको पूरा होने में, इसलिए ज़्यादा समय खराब न करते हुए जल्दी लिखेंगे ताकि 3 क्लास में भी अच्छी तरीके से पूरा हो जाए। देखो, प्लेटो के लिए जहां काव्य नोट कि प्लेटो के लिए जहां काव्य क्या था? उत्तेजक था। प्लेटो के लिए काव्य उत्तेजकता, अरस्तु के लिए विरेचन, वहीं भाई साहब यानी लोंजानस के लिए उदात। वहीं लोंजानस के लिए काव्य क्या है? काव्य उदात है, उदात। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लोंजानस की यह अवधारणा युगांतरकारी साबित हुई। बाद में इसे शास्त्रवाद, उपयोगितावाद, आर्थिक मानवतावाद सबके साथ जोड़ कर देखा गया। बाद में इसे मानवतावाद, स्वच्छंदतावाद,
स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद, साथ जोड़कर देखा गया। लोनजाइनस के सिद्धांत में लोनजाइनस के सिद्धांत में शास्त्रवाद व स्वच्छंदता वाद का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। जल्दी से लिखो। डॉक्टर निर्मला जैन की परिभाषा या उनके जो विचार वो लिखेंगे हम लोग, तो वो कहती है कि जो ये अरस्तु जी है, ये न तो रोमांटिसिज्म न ही आपके क्लासिज्म के कोई दायरे से बनकर नहीं चले, बल्कि ये दोनों के तत्व लेते हुए, दोनों की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए एक अनूठा मार्ग निकालते हैं। तो डॉक्टर निर्मला जैन और डॉक्टर निर्मला जैन क्या लिखती है कि लोनजाइनस क्लासिकल या कोई आप कह सकते हो ना स्वच्छंदता है ना, क्लासिकल या स्वच्छंदता क्लासिकल या स्वच्छंदता नहीं रोमांटिसिज्म आएगा ना, कि डॉक्टर निर्मला जैन कहती है कि लोनजाइनस रोमांटिसिज्म या क्लासिकता, रोमांटिसिज्म या क्लासिक एक बात है, जैसे किसी एक दायरे से बंधकर नहीं चले, बल्कि दोनों की प्रवृत्तियों या सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए, पहले दोनों के तत्व बंधकर नहीं चले, दोनों के तत्व लेते हुए, दोनों के तत्व लेते हुए, दोनों की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए एक अनूठा मार्ग निकालते हैं। पेरी इप्सुस जो पुस्तक है, पेरी इप्सुस पुस्तक की 44 अध्याय है, इसमें इसकी 1/3 भाग खंडित मिलता है, खंडित। अब देख लो, आधी खंडित है, फिर भी पूरा देती है, बातें पूरी बताती है। अरे सॉरी, पेरी इप्सुस पुस्तक 44 अध्याय है, 1/3 भाग खंडित है। ये जो पुस्तक है, ये किसी पेरी इप्सुस पुस्तक किसी अज्ञात मित्र है, इसका रोमन अज्ञात रोमन मित्र को संबोधित है, यानी उसको संबोधन करके लिखी गई है। तो उसका नाम था पोस्तिमुस तेरांतुआनुस, पोस्तिमिउस तेरे आ जाएगा, लिख लो यार, पोस्तिमिउस तेरेंतियानुस
पोस्तियानुस, उसके दोस्त का नाम था ये, उसको संबोधित की गई थी। तो पेरी इप्सुस पुस्तक को किसी अज्ञात मित्र था इनका, रोमन मित्र पोस्तिमिउस, मिउस है कि मोसा, मिउस मिउस, पोस्तिमिउस है, मिउस हो गया, पोस्तिमिउस, यहाँ पोस्तिमिउस तेरांतुआनिस नाम है चीज सारे, पोस्तिमिउस ये मिउस, पोस्तिमिउस तेरेंतियानुस को संबोधित करके लिखी गई है। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आप लोग। जो पेरी इप्सुस पुस्तक है, इसका जो घोषित विषय है वो क्या है, साहित्य शास्त्र। ये साहित्य शास्त्र की बढ़िया पुस्तक है, लेकिन इसके मूल में जो अवधारणा है वो क्या है, साहित्य में उदात्त तत्वों की औदात्य की स्थापना करना। तो आप लोग लिखेंगे कि पेरी इप्सुस पुस्तक का घोषित विषय वह साहित्य शास्त्र, लेकिन इसकी मूल अवधारणा साहित्य में उदात्त तत्व की स्थापना करना है। अरस्तु की जो वो क्या नाम था आपको, इस पुस्तक है कौन सी, देखिए नाम बताओ आप लोग जल्दी से, यार चल जाए भाई। अरस्तु की पुस्तक है पोइटिकेस, यही थी, या पोइटिक्स जिसे आप लोग कहते हो। तो अरस्तु की पेरिपेटोकेस ग्रंथ में त्रासदी की सूत्रबद्ध परिभाषा देकर व्याख्या की गई है, परिभाषा देकर व्याख्या की गई है। ऐसा पेरी इप्सुस में नहीं, ऐसा पेरी इप्सुस पुस्तक में नहीं। और हम पढ़ेंगे पेरी इप्सुस पुस्तक का वर्गीकरण, पेरी इप्सुस पुस्तक का वर्गीकरण। पेरी इप्सुस पुस्तक का वर्गीकरण एक कपड़े से पहुंचते थोड़ा अच्छा सा बोर्ड ऐसा लग रहा, ब्लैक ब्लैक। तो आप लोग टॉपिक डालो पेरी इप्सुस पुस्तक का वर्गीकरण। तो अच्छा हुआ ना, बोर्ड खराब है। पेरी इप्सुस पुस्तक का वर्गीकरण। अब बताओ कितने भागों में थी। तो ये पुस्तक थी 44 अध्याय, 1/3 खंडित हो चुकी थी ये, लेकिन अध्याय तो 44 ही थे। तो हम लिखेंगे पहले नंबर पे अध्याय 1 में कोई था केकिलिउस, अध्याय 1 में केकिलिउस, सारे इलिस इधर आ गए सारे। तो अध्याय 1 में केकिलिउस द्वारा लिखे गए उदात्त सिद्धांत या उदात्त के बारे में विचार थे। तो उदात्त निबंध था उनका साहित्य, उदात्त निबंध। तो उस उदात्त निबंध की अपूर्णता, तो उदात्त निबंध की अपूर्णता का उल्लेख करते हुए इस पर विचार करना
आवश्यक बताया, आवश्यक बतलाया पहले अध्याय में। फिर अध्याय 1 से 7 तक, पहला वर्गीकरण ऐसे मानो तो अध्याय 1 से 7 तक जो ओद आते, 1 से 7 तक ओद आते नैसर्गिक प्रतिभा, नैसर्गिक प्रतिभा, कलागत, कलागत विशेषता, कलागत अभ्यास। और क्या बच गया कि अध्याय 1 में 1 से 7 तक ओद आते नैसर्गिक प्रतिभा, कलागत अभ्यास, भावाडंबर, भावाडंबर, वागाडंबर, भावाडंबर, वागाडंबर, 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 भाषा के जो भी क्या नाम उसको बोलते हैं कि अध्याय 1 से 7 तक ओद आते नैसर्गिक विचार, प्रतिभा, ओद आते नैसर्गिक प्रतिभा, कलागत अभ्यास, भावाडंबर, वागाडंबर आदि के वागाडंबर आदि के संबंध में विचार व्यक्त किया गया, विचार व्यक्त किया गया। उदात्त के कुछ विरोधी तत्व भी इन्होंने गिनाए। उदात्त के कुछ विरोधी तत्व भी गिनाए, जिसमें मानते एक तो बालेता, और सबसे प्रमुख मानते से बालेता को सबसे प्रमुख, और वागाडंबर, भावाडंबर, शब्दाडंबर, वागाडंबर, भावाडंबर और शब्दाडंबर। दिख तो रहा क्या, फिर भी मैं बोलता हूं, देखो नीचे लाइन है, उदात्त के कुछ विरोधी तत्व भी गिनाए, बालयता सबसे प्रमुख है इनका, और वागाडंबर, भावाडंबर और शब्दाडंबर, ये लिखी हुई है, क्या पता आप लोगों को दिखे ना। और अध्याय 7 के अनुच्छेद 8 में इन्होंने उदात्त के अध्याय 7 के अनुच्छेद 8 में इन्होंने उदात्त के 5 स्रोतों को गिनाया। अध्याय लिखेंगे आप लोग, अध्याय, अभी तो टाइम है चला, अध्याय 7 के अनुच्छेद 8 में उदात्त के 5 स्रोतों को गिनाया। दूसरा ये बांटते हैं अध्याय 8 से 15 तक, प्रारंभ के जो 2 विचार है, प्रारंभ के जो 2 स्रोतों पे चर्चा की गई, तो तक प्रारंभ के 2 स्रोतों पर चर्चा की गई, और ये 2 स्रोत है, पहला है उदात्त विचार। और उदात्त विचार क्या होते हैं, आत्मा की महानता का प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं। दूसरा गिनाया इन्होंने उदात्त भाव, उदात्त भाव, और इसमें भावों का आवेग, भाव या संवेग कह सकते हो, क्योंकि भाव ही तो संवेग होते हैं, भाव या संवेगों की अभिव्यक्ति, कि भाव या संवेगों की अभिव्यक्ति कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में बताया। तीसरा लिखेंगे हम लोग अध्याय
अध्याय 16 से 29 तक उदात्त के तीसरे स्रोत अलंकार, सहज अलंकार, सहज अलंकार पर विचार किया गया। और काव्य को भव्य व सहज बनाने वाले अलंकारों के बारे में चर्चा की। और वो अलंकार माने इन्होंने, वैसे तो 12 है जो आगे नाम लिखाएंगे, लेकिन 1-2 आप लिख लो यहाँ पर। जैसे इन्होंने माना कोई सार अलंकार, विपर्य अलंकार, विपर्य अलंकार, विपर्य होगा, हाँ विपर्य अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार, सार अलंकार, प्रश्न अलंकार और बाकी भी है। विशेषोक्ति अलंकार भी लिख सकते हो आप लोग। वैसे पूरे 12 जब इनको अलग अलग पढ़ाएंगे 5 तत्वों को तब बताएंगे। चौथा लिखते हैं हम लोग अध्याय 30 आ गया ना, 29। तो 30 से लेकर के 8 और जोड़ दो, कितने बजी? 38। तो किसमें 8 जोड़ रखा है लोगों ने। खराब हो रहा है, डस्टर इच्छा नहीं है। और अब बचा अध्याय, कहाँ तक आ गए थे हम लोग? 16 से अलंकार लिख लिया ना मैंने, तो लिख लिया 29। तो हम लेंगे 30 से 38 तक। और इसके चौथे स्रोत है उत्कृष्ट भाषा शैली पर विचार किया गया। चौथे में इसके हैं भाषा पर विचार किया गया, या भाषा संबंधी विचार वही की बात है। इसमें शब्द है, अलंकार है, रूपक है, जो भी कुछ है लिख सकते हो आप लोग, थोड़ा बहुत लिखो तो। शब्द, रूपक, भाषा का अलंकरण कैसा हो आदि पर विचार किया गया। वैसे ये पूरा नहीं हुआ, चौथा स्रोत, सारे स्रोत अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग अभी, तो तभी जाकर के पूरा होगा। और 39 अध्याय 39 से 40। और पांचवा स्रोत, अंतिम स्रोत है, उसे बोलते हैं गरिमामय रचना विधान पर चर्चा की गई। गरिमा में रचना विधान पर विचार व्यक्त किया गया। एलर्जी हो रही। विधान पर विचार किया गया। अध्याय 41 टू बच गया 43 तक। क्या इसमें बाधक तत्व, काव्य के बाधक तत्व कहो या छंद, लय, शब्द, सभी बाधक मानते हैं ना, कि उदात्त के जो बाधक है, जैसे कोई बाधक में छंद है, लय है, शब्द है, और भी कुछ है, शब्द प्रयोग आदि बाधक तत्वों पर विचार किया गया। और जो अंतिम है, अंतिम 44वें अध्याय में तत्कालीन समय की
जो तत्कालीन जो समय था उसमें जो नैतिकता का जो हनन हो रहा था, तो तत्कालीन समय की नैतिक पतन की अकुलाहट ध्वनि चाहिए, कर सकते हो आप लोग, अकुलाहट ध्वनि सुनी जा सकती है। सुनी जा सकती है और उदात के 5 स्रोत लिखो। कर्म है ये, उदात विचार दूसरे नंबर पर है, उदात भाव तीसरे नंबर पर है, सहज अलंकार चौथे नंबर पर है, उत्कृष्ट भाषा शैली और 5वें नंबर पर है गरिमा में रचना, गरिमा में रचना विधान। ये 5 स्रोत है और इन 5 स्रोतों का भी पढ़ना हमें बाकी है, तब जाकर के लोनजाइनस के बारे में पता चलेगा और इनकी विशेषता बाकी है। अभी लोनजाइनस कहता है, आज का अंतिम पॉइंट लिखेंगे हम लोग। लोनजाइनस क्या मानता है, काव्य की आत्मा क्या है, उदात है, उदात को मानता है। लोनजाइनस काव्य की आत्मा उदात को मानता है। ये कहता है कि उदात्ते क्षण भर में चमत्कृत होता है, उदात्ते क्षण भर में चमत्कृत होता है और उदात्ते की सहायता से अनेक लोगों ने अनीश्वर कृतियां अर्जित किए हैं। उदात्ते की सहायता से अनेक लोगों ने अनीश्वर कृतियां अर्जित की है। ये मानते हैं उदात्ते आत्मा की महानता का प्रतिबिंब होता है। सच्चा उदात्ते उन्हीं में समाहित होता है जिनकी चेतना विकासोन्मुख हो और उदात्ते हो। बाकी जो भी है कल पढ़ेंगे। कल और परसों की 2 क्लास तो पक्की होगी। आज इसी के साथ जय हिंद जय भारत पढ़ते रहिए। और वैसे लगभग 1 घंटा भर होने वाला है, तो ज़्यादा बड़ी क्लास है, ज़्यादा भी उपयोगी भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा। क्या पता आप लोगों के पास अभी क्लासेस जा ही नहीं रही हो, जो जरूरतमंद है उनके पास। लेकिन चलो, अपनी एक विशेषता थी या अपनी एक आशा थी, इच्छा थी कि पढ़ाना है, एक बार तो पढ़ा देंगे व्याकरण, और ये पूरा होते ही फिर अपना भी बंद है काम। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत पढ़ते रहिए। धन्यवाद।